हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम फिजिक्स के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आपको हो सकता है कि इन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन ज़रूर, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ दे। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स ज़रूर देखें और एंड तक वीडियो को देखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में, पेपर में लिखने में कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि चैप्टर वाइज हम आपको, कि पहला चैप्टर जैसे है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, फिर जैसे जैसे चैप्टर है फिजिक्स का, उस चैप्टर के हिसाब से हम नहीं बता रहे हैं। हमने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हर चैप्टर से इसमें लिया हुआ है, और इसमें कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ आगे के चैप्टर से भी हैं, कुछ पीछे के चैप्टर से भी हैं। ठीक है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि फर्स्ट चैप्टर नहीं है, सेकंड चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया। ठीक है, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, तो आप जाकर मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं। तो चलिए, ये है कि जो घर में विद्युत परिपथ होता है उसमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। दो तरह के संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम होते हैं और एक समांतर क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग घरेलू विद्युत परिपथ में नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं किया जाता है, इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं कि इसके मुख्य दो कारण हैं। ठीक है, हम आपको दोनों कारण यहाँ पे बता रहे हैं कि घर में अलग अलग क्षमता वाले विद्युत उपकरण होते हैं। ठीक है, सारा जितना हमारे घर में उपकरण होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है, इन सब का उपयोग हम करते हैं, और सभी उपकरणों के लिए एक ही विद्युत धारा सुनिश्चित नहीं है। कुछ अलग वोल्ट, किसी का वोल्ट अलग होता है। ठीक है, वो कोई ज़्यादा वाट का होता है, कोई कम वाट का होता है, तो उस हिसाब से एक ही विद्युत धारा सबके, मतलब इन तीनों चारों के लिए, जितने भी हमारे घर में उपयोग होते हैं विद्युतीय उपकरण, उन सब के लिए एक ही धारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। सभी उपकरणों के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता अलग अलग होती है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण आप देखिए यहाँ पे, दूसरा कारण है कि अगर हम कोई भी एक विद्युत उपकरण को बंद करते हैं तो अन्य उपकरणों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा भी जीरो हो जाती है, जिससे अन्य उपकरण भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक विद्युत उपकरण को हम बंद कर देते हैं, अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में लगाएं घर में, तो अगर हम एक कम बंद करते हैं तो सारे बंद हो जाएंगे, है ना। तो उसके कारण भी हम श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग घर में विद्युतीय उपकरण में नहीं कर सकते हैं। विद्युत परिपथ में हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं कर सकते, उसका एक कारण ये भी है। और अगर आप चाहें तो ये दो कारण के थ्रू भी मतलब इन दोनों कारणों को लिख कर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नहीं तो इन शॉर्ट में अगर हम कहें, इन शॉर्ट में अगर आप छोटे से, मतलब थोड़ा सा क्लियर आंसर देना चाहते हैं ऐसे, तो आपको इस क्वेश्चन आंसर को भी लिख के नंबर मिल सकता है। मतलब कि 2 नंबर आप ले लेंगे। लघु उत्तरीय में ये ज़्यादा पूछता है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस आंसर को भी लिख सकते हैं, जो हम आपको अभी आगे दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तुल्य धारा कम होती जाती है, जिस कारण बल्बों की रोशनी कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम श्रेणी क्रम में और चीज़ों को जोड़ते जाएंगे तो वैसे वैसे उसकी जो
तुल्य धारा होती है, जो धारा उसमें प्रवाहित हो रही है वो कम होती जाएगी, और जब कम होती जाएगी तो आपका बल्ब वगैरह जो लाइट होता है उसमें रोशनी कम हो जाएगी। तो ये जो दो कारण अभी आपने ऊपर देखा वो दोनों कारण इसमें क्लियर बता दिया गया है। तो आप चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप कारण बताकर भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती हैं। तो वो क्यों नहीं करती हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई साल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चलते हमने आपको यहाँ पे, हमें लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है तो आपको बताना चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, तो चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है, ये आप जानते हैं। तो इसका कारण हमें बताना है कि क्यों नहीं करती है, तो वो कारण हमें इसमें बताना है। तो एक ही दिशा में संकेत करती है ये तो पता है, तो ये एक लाइन हमें लिखना होगा। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, और दिक् सूची ने, जो दिक् सूचक सुई होता है, वो दो दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है, क्योंकि दिक् सूचक जो होता है वो दो दिशाओं में संकेत नहीं कर सकता है। तो ये जब संभव नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये इसका मेन कारण है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है वो है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखें। अभी आपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, इसका कारण आपको देना था। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हैं, उसकी क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्राकार होती हैं, है ना। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं फिगर बनाकर भी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो रेखाएं हैं वो वक्राकार होती हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तीसरा है कि चुंबकीय रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये आप याद रखिएगा, जो इसकी रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको तीन गुणों को बताया है। सॉरी, यहाँ पे गुण पूछा गया है, तो तीन गुण को हमने आपको बता दिया है। आप तीनों में से कोई भी गुण लिख सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण को लिखना था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो एक भी कहीं भी वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन राशि अचर रहती है। ठीक है, तो ओम के नियम में प्रतिरोध अचर राशि रहती है ना। V बराबर क्या होता है, I इंटू R, और R क्या है, V/I का जो है वो R अनुपात है ना। यहाँ R क्या है, V और I का अनुपात है। आपको इतना ही लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो V और I का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, और जिसे हम, जो नियतांक होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और जिसका मात्रक ओम होता है। तो ओम के नियम में प्रतिरोध जो है वो अचर राशि रहती है। ठीक है, तो जो ओम थे हमारे वैज्ञानिक, उन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया था और बताया था कि प्रतिरोध जो है वो अचर राशि में रहती है। ठीक है, ओम के नियम में प्रतिरोध वो अचर राशि में रहती है। तो ये एक आपका क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके पहले हमने आपको जो 3 क्वेश्चन बताए हैं, उस क्वेश्चन को तो आप बहुत ज़्यादा हो सके तो आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। वो तीनों क्वेश्चन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। और फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि बायोगैस संयंत्र क्या है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी 2 ही नंबर में पूछा जाता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें।
ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर को बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के आंसर, क्वेश्चन और आंसर बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप टेंशन मत लीजिएगा कि सिर्फ लघु उत्तरीय है, लॉन्ग नहीं है, दीर्घ उत्तरीय नहीं है। इस वीडियो में अब आपको दीर्घ और लघु दोनों बता रहे हैं, जो 2 नंबर और 5 मार्क्स के लॉन्ग आए या फिर 6 मार्क्स के, आप दोनों इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो बायोगैस संयंत्र क्या है? बायोगैस में क्या होता है कि गोबर, फल और सब्जी के छिलकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन होता है ना। तो जो संयंत्र होता है, जिस संयंत्र में ये होता है, उस संयंत्र में गोबर, फल एवं सब्जियों के छिलके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीव के द्वारा उनका अपघटन होता है। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो अपघटित करते हैं उन सब चीज़ों को, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप बायोगैस या फिर गोबर गैस या फिर जैव गैस हमें मिलती है, जिसे जैव गैस या गोबर गैस या बायोगैस कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं या जैव गैस भी कहते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इन सब के अपघटन के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है वो बायोगैस भी होता है, गोबर गैस भी होता है और जैव गैस भी होता है। बायोगैस में 75% तक मेथेन गैस होती है, यानी कि बायोगैस में मेथेन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बस बायोगैस में आपको इतना ही चीज़ लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि हम कोई चैप्टर वाइज लाइन से नहीं बता रहे हैं, ये सारे चैप्टर से कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन हम आपको आज के वीडियो में बता रहे हैं। तो ये आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई जो चैप्टर है उस चैप्टर का है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं, जितने भी बोर्ड हैं, मतलब कि एनसीईआरटी जहाँ पैटर्न चलता है जितने भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो या फिर एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन उनके लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आँख की समंजन क्षमता, आँख द्वारा जो है, आँख में जो अपने सिलियरी पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर, आँख जो है, आँख अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा या बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपको वैसे भी कह चुके हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको बता रहे हैं। तो एक भी वीडियो को आप मिस मत करिए, स्किप मत करिएगा, और एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए और इसकी इकाई क्या है ये भी बताना है हमें। तो माध्यम के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है कि माध्यम का वह गुण होता है जिससे यह पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। अपवर्तनांक में हमें माध्यम का वह गुण होता है जिसमें हमें क्या पता चलता है कि माध्यम में, जो माध्यम से अपवर्तनांक, जो माध्यम का वह गुण होता है ना, तो माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, हमें ये अपवर्तनांक में पता चलता है। माध्यम के अपवर्तनांक को आपको परिभाषित करना है, ठीक है। तो अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण होता है जिससे यह पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल को हमें बताता है, ठीक है। तो यानी कि n बराबर c/v, या फिर आप n बराबर sin i इस अपॉन sin r भी लिख सकते हैं। ये भी अपवर्तनांक का ही नियम है ना। तो sin i इस बटे sin r जो है वो स्नेल का भी नियम होता है ना। तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखें या फिर ये वाला, दोनों आपका सही है। तो दोनों में से कोई आपको स्किप, मतलब कि आप एक को स्किप करके दूसरा भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, आप ये लिखें या फिर ये लिखें। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक को यहाँ पे परिभाषित करना था, लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिए, इसका कोई मात्रक या फिर इकाई नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जरूर है लेकिन इसका कोई मात्रक या फिर इकाई नहीं होता है। तो आज का ये हमारा 7 नंबर प्रश्न था। बढ़ते हैं आगे और 8 नंबर प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश को किस प्रकार नियंत्रित करता है। नेत्र जब अपने अंदर नेत्र के अंदर जो प्रकाश आता है उसको नेत्र जो हमारा आई होता है वो किस प्रकार नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। तो जब क्या होता है, हमारे आँख में जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है ना, तब पुतली क्या होती है, हमारी सिकुड़ जाती है। जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो या तो पुतली हमारी सिकुड़ जाएगी या सिकुड़ जाती है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड, जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तब पुतली क्या होती है, फैल जाती है। तो आप लिखेंगे कि इस प्रकार पुतली जो है वो सिकुड़ कर या फिर फैल कर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। और इतने प्रश्न में से आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा से आप क्या समझते हैं और इनमें अंतर स्पष्ट करें। ये आपको लॉन्ग में इसी तरह से पूछेगा। आपको इसको डिफाइन भी करना होगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा का डेफिनेशन देना होगा और इसमें अंतर स्पष्ट करना होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। या फिर आपको ये लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा से आप क्या समझते हैं। ये आपको डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा से आप इनमें अंतर स्पष्ट करें, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये 2 क्वेश्चन है इसमें। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको कोई भी लघु में भी पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर आपको लॉन्ग में भी पूछ सकता है ये पूरा। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, वह विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात, यानी कि जो इसका काल अंतराल होता है वो प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात, आधा चक्कर घूमने के बाद ये अपनी दिशा और परिणाम में परिवर्तन कर लेता है, तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे एसी यानी कि अल्टरनेट करंट कहा जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं इसमें। तो मेन है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि वह विद्युत धारा ये होता है जिसमें एक समय अंतराल के बाद, यानी आधे चक्कर के बाद, ये अपनी दिशा जो है उस दिशा और परिणाम में परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, चेंज हो जाता है, तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दिष्ट धारा में क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे दिष्ट धारा का डेफिनेशन देख सकते हैं। वह विद्युत धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है। इसकी ध्रुवीयता होती है वो नियत रहती है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा और परिणाम में परिवर्तन कर लेती है, यानी वो बदल लेती है। लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, तो उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। इसे डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, और दिष्ट धारा को एक दीक्षिक धारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन लिखना है। अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा का तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, या फिर आपका सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा पूछे तो आप इसको लिखने के बाद इसका स्रोत क्या होता है वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर ये दोनों साथ में ही पूछता है, और या फिर इन दोनों में अंतर पूछता है, और अभी ये दोनों पूछा गया है, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें हम अंतर देखते हैं। डेफिनेशन हमने देख लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पहला अंतर लिखेंगे कि इस धारा को अल्टरनेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसको कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो एक अल्टरनेटर के द्वारा, या फिर उसको हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं, उसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न किया जाता है। दिष्ट धारा को शुष्क सेल से या बैटरी से या फिर दिष्ट धारा जनित्र से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, या फिर उत्पन्न किया जाता है। तो इसे उत्पन्न करने का हम दोनों में पहले एक डिफरेंसेस ये हो जाएगा कि इसे कैसे उत्पन्न करते हैं, तो दोनों का उत्पन्न करने का तरीका हम लिखेंगे। दूसरा में कि ये कितने वोल्टेज का उत्पादन करता है। इस धारा का उत्पादन जो है वो 33,000 वोल्ट तक कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्पादन 33,000 वोल्टेज तक हो सकता है, लेकिन दिष्ट धारा में लगभग, यहाँ पे क्लियरली हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग 750 से 800 वोल्टेज तक उत्पादन इसका किया जा सकता है दिष्ट धारा का। ठीक है, तो ये 2 अंतर हो गया।
अगर आपसे सिर्फ 2 अंतर पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, और इसमें या फिर आप ऊपर में जो इस 2 अंतर को आप लिख दीजिएगा अगर आपसे सिर्फ 2 अंतर पूछे तो। लेकिन अगर आपसे सिर्फ अंतर पूछे तो आप कम से कम 4-5 अंतर लिखिएगा, ठीक है। तो हम आगे और अंतर हम आपको बता देते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होता है, ठीक है। दिष्ट धारा खतरनाक नहीं होती है, ठीक है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो बहुत खतरनाक होती है। अगर ये कोई छू लेता है तो इससे आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इससे मौत भी हो सकती है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं होता है। हमारे देश में जो प्रत्यावर्ती धारा है वो 220 वोल्टेज तक उत्पादित किया जाता है। मतलब इसका जो करंट आता है वो हमारे देश में 220 वोल्ट तक आता है। आपने देखा होगा 220 वोल्ट अधिकतर चीज़ों पे लिखा जाता है। आप कोई चीज़ को, इलेक्ट्रिक चीज़ को लेंगे तो उसमें वोल्टेज कितना ये ले सकता है, लेता है, वो आपको यहाँ पे दिया रहता है। आपके जिस चीज़ को आप खरीदते हैं उसके डिब्बे पे, जो भी उसका कवर होता है उस पर। और 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है इसकी, किसकी? प्रत्यावर्ती धारा की। लेकिन दिष्ट धारा की वोल्टेज कम होती है। दिष्ट धारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? लैपटॉप में, चार्जर इत्यादि में किया जाता है दिष्ट धारा का उपयोग। प्रत्यावर्ती धारा में पंखा, कूलर, एसी इत्यादि, इन सब का उपयोग जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपका 5 अंतर हमने आपको बता दिया है। अगर आपसे 2 पूछे तो आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ अंतर पूछे तो 4-5 अंतर आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। लेकिन ऐसे तो अगर 5 नंबर का आता है तो 5 नहीं मिलता है, 4 या 4 लगभग। ज़्यादातर अगर आपने क्लियर हैंड राइटिंग से, अच्छे हैंड राइटिंग है आपका, और अगर आपने क्लियरली पूरा आंसर लिखा है तो आपको मिनिमम 4 मिलता है। फुल मार्क्स तो नहीं मिलते हैं जल्दी। तो क्लियर है आपको, यहाँ पे 5 अंतर हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचें, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करें, और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है ये भी आपको बताना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल आपको एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के समझ के एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको विभक्त वलय का क्या महत्व है, कभी कभी ये क्वेश्चन किस प्रकार से देता है हम आपको वो भी बता देते हैं। क्या देगा आपको? एक में देगा कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे, ठीक है। लॉन्ग में ये आता है। तो लॉन्ग में कभी कभी ये नहीं है कि 5 नंबर का ही एक क्वेश्चन आपको 2 को अथवा करके देता है ना। तो अथवा में जब देता है तो ज़रूरी नहीं है कि अथवा में करके दिया तो आपको एक में ही आपको क्वेश्चन देगा। इस तरह से कभी कभी क्या करता है ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे, ठीक है। तो आपको फिगर बनाना होगा। फिर 2 नंबर में कहेगा कि इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करें। या फिर अगर आपको ये नहीं भी देगा तो 3 नंबर में आपको ये दोनों दे देगा, और 2 नंबर में कहेगा कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है ये बता। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पूरा अगर उनको नहीं आता है तो उन्हें लगता है कि हम अगर आधा लिखेंगे तो हमारा मार्क्स कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये आपको ऑप्शन में कर देता है ताकि आपको 3 नंबर में पूरा 3 नंबर मिल सके। 2 नंबर का अगर आपने विभक्त वलय का महत्व नहीं लिखा है तो उससे आपका वो सिर्फ 2 नंबर ही कटेगा। अगर आपने 3 नंबर में पूरा अच्छे से सिद्धांत, कार्यविधि, नामांकित आरेख लिखा है तो आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा। तो किस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है हमने आपको बता दिया है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये लिखना है कि विद्युत मोटर है क्या। तो विद्युत मोटर क्या होता है कि एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। विद्युत मोटर क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और ये धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगते बल के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो सिद्धांत में इसे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ तक लिखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर क्या है उसका आप यहाँ तक लिखिएगा। अगर आप चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ये सिद्धांत वाला भी काम हो गया है। लेकिन आप चाहें तो हम आपको सिद्धांत भी अभी आगे बताएंगे, लेकिन अगर आपको मन नहीं है, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है
या फिर अगर आप सिद्धांत क्लियरली लिखना चाहते हैं तो आप सिद्धांत भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिद्धांत और विद्युत मोटर क्या है, दोनों एक ही में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे आपसे यहाँ सिद्धांत अलग पूछा है तो आप सिद्धांत अलग लिखिएगा, अगर आपसे सिद्धांत अलग नहीं पूछेगा तो आप सिर्फ इतना ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए सिद्धांत क्या है वो हम आगे देखेंगे, पहले हम यहाँ पे फिगर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका विद्युत मोटर। ये इतना बड़ा फिगर होता है, फिगर हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आपका एक नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका दोनों चुंबक हो गया। ठीक है, ये आपका बीच का भाग कुंडली होता है, ये आपका धुरी होता है जो घूम रहा है। ठीक है, ये आपका विभक्त वलय, इसको छूते हुए ये आपका विभक्त वलय है, या फिर इसको आप दिक् परिवर्तक भी कह सकते हैं। इसको छूते हुए एक कार्बन ब्रश होता है, यहाँ पे ये घूर्णन की दिशा होती है, ये जो घूमता है वो घूर्णन की दिशा होती है। ये ABCD आपका कुंडली होता है। ठीक है, ये आपका विभक्त वलय हो गया। तो यही आपका विद्युत मोटर का नामांकित चित्र है, यही आपको फिगर आप एग्ज़ाम में बनाना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे विद्युत मोटर का सिद्धांत देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और यह बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। जो हमारा बीच का कुंडली था ABCD, उसको ये लगातार क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते रहता है। जो चुंबक का क्षेत्र होता है, दोनों तरफ जो चुंबक था उसमें ये वहाँ पे इसको घुमाते रहता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत यही बताता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में सिद्धांत पूछे तो आप सिद्धांत लिखिएगा, नहीं पूछे तो आपका जो विद्युत मोटर का जो आपको डेफिनेशन हमने बताया है, डिफाइन किया है वहाँ पे, वही आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए अब इसका हम कार्यविधि देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कार्य पद्धति के पहले आपको ये बताना होगा कि विद्युत मोटर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उन सब का क्या कार्य होता है। तो इसमें एक क्षेत्र चुंबक होता है। क्षेत्र चुंबक जो कुंडली के दोनों तरफ था वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो आपका दो चुंबक है, ये और ये, यही आपका क्षेत्र चुंबक कहलाता है। ठीक है, ये आपका बीच में कुंडली है। आप फिगर अच्छे से देख लीजिए, हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये आपका दिक् परिवर्तक या विभक्त वलय है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका कार्बन ब्रश है। तो यही सब चीज़ों को आपको ज़्यादा डिफाइन करना है। ये सब इम्पॉर्टेंट उपकरण है, तो यही सब आपको इसके जितने भी उपकरण इम्पॉर्टेंट उपकरण है वही आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आप कार्यविधि लिखिएगा। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्षेत्र चुंबक में लिखना होगा कि यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N एवं S है। दोनों तरफ उसका नाम भी था N एवं S, तो वो क्षेत्र चुंबक था। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, जो ABCD बीच में कुंडली होती है वही। ये तांबे के तार जिन पर विद्युत रोधी पेंट चढ़ा होता है, जो तांबा का तार होता है उस पर विद्युत रोधी पेंट चढ़ा होता है ताकि आप उसको पकड़ें तो उसमें आपको करंट ना लगे। कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है। कुंडली हमने आपको दिखा दिया है, जो कि चुंबक ध्रुव खंडों N एवं S के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। इसी में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो घूमने लगती है। ठीक है, कुंडली नरम लोहे के क्रोड पर लपेटी जाती है। ठीक है, तो ये आपका आर्मेचर कहलाता है। तो इसको आपको डिफाइन करना होगा। अगला जो है वो होता है दिक् परिवर्तक। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि दिक् परिवर्तक जो है उसको विभक्त वलय भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है कि दिक् परिवर्तक को विभक्त वलय और खंडित वलय भी कहा जाता है। तो दिक् परिवर्तक का उपयोग क्या होता है, कुंडली में धारा की दिशा को प्रत्येक आधे चक्र के बाद पलटने के लिए किया जाता है। दिक् परिवर्तक जो होता है वो कुंडली में धारा की दिशा को प्रत्येक आधे चक्र के बाद, जब आधा घूमता है वो आधा चक्र घूमने के बाद उसको पलट दिया जाता है। तो ये वही आपका दिक् परिवर्तक काम करता है। ये तांबे का बना एक वलय होता है, ये तांबा का होता है और बीच से दो भागों C1 तथा C2 में बटा होता है। C1 तथा C2 भी हमने आपको दिखा दिया है, या फिर हम आपको फिर से दिखा देते हैं, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका C1 और ये C2, यही आपका
ये जो है ना, यही आपका दिक् परिवर्तक या विभक्त वलय है। और इससे जो सटा हुआ है वो कार्बन ब्रश है जो इसको स्पर्श करता रहता है। स्पर्श यानी छूता रहता है। ठीक है, चलिए अगला जो आपको डिफाइन करना होगा कार्बन ब्रश को। कार्बन ब्रश क्या होता है? वो दो छोटा टुकड़ा होता है जो कार्बन ब्रश के नाम से जाना जाता है। परिवर्तक के विभक्त वलय को सदा स्पर्श करते रहता है। जो विभक्त वलय था ऊपर आपने पढ़ा, उसको ये कार्बन ब्रश स्पर्श करता रहता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ आपको डिफाइन करना था। ठीक है, यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, दिक् परिवर्तक और कार्बन ब्रश। इन चारों को आपको डिफाइन करना है चित्र बनाने के बाद आप इनको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद आप क्या कहा जाता है उसको, कार्यविधि को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको विद्युत मोटर को लिखना है। विद्युत मोटर क्या है ये आपको लिखना है। विद्युत मोटर लिखने के बाद आपको इसका फिगर बनाना है। फिगर बनाने से पहले आपको सिद्धांत लिखना है। अगर आपसे सिद्धांत पूछा है तो सिद्धांत लिखेंगे आप। विद्युत मोटर को डिफाइन करने के बाद सिद्धांत, फिर आपका उसका फिगर बनाना है, यानी कि विद्युत मोटर का जो बनावट है वो करना है। फिगर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसका जो जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसको आप डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद इसका जो कार्य है, विद्युत मोटर क्या कार्य करता है, जिसको कार्यविधि कहा जाता है, उसके कार्यविधि को लिखेंगे। तो चलिए अब हम कार्यविधि देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे विद्युत मोटर की कार्य पद्धति को देख सकते हैं। कार्य पद्धति में क्या इसमें शुरू से कार्य होता है वो आपको बताना है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली जो हमारा ABCD भाग था वो, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग का जो दो नियम है, दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम यानी कि बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर एक ऊपर की ओर, जो बल होता है, एक बल, यहाँ पे बल लिखना छूट गया है, एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में, वामावर्त यानी उल्टी दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं। ये जो कुंडली है इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये AB वाला भाग नीचे चला जाता है और CD वाला भाग ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से घूमती है, इधर से ऐसे घूमती है। तो ये AB नीचे चला जाता है और CD जो है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, यही चीज़ आपको वहाँ पे कह रहा था। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, यानी उल्टी दिशा में घूमने लगती है। और कुंडली के साथ उसके सिरों पर विभक्त वलय के भाग भी घूमने लगते हैं। जो विभक्त वलय है हमारा वो भी घूमने लगता है, परंतु बैटरी जो ध्रुव होता है वो सदैव बाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है। बाएं ब्रश जो है कार्बन ब्रश, उससे कुंडली से वो हमेशा जुड़ा रहता है। इस प्रकार ऋण ध्रुव दाएं ब्रश से, जो कार्बन ब्रश है उसको कह रहा है कि कुंडली से जुड़ा रहता है। यह कार्य लगातार चलता रहता है जब तक बैटरी से धारा प्रवाहित होती रहती है। यानी जो पूरा कार्य विधि है ये तब तक होता रहता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित होता है। अगर धारा प्रवाहित बंद हो जाएगा, उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विद्युत मोटर का बनावट, उसका डेफिनेशन, जितने उपकरण थे, उसकी कार्यविधि, सिद्धांत, विद्युत मोटर क्या है, ये सारा चीज़ हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उसमें पूछा था कि विभक्त वलय का कार्य क्या है। तो विभक्त वलय भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो मोटर में जो विभक्त वलय होता है वो क्या कार्य करती है, दिक् परिवर्तक का कार्य करती है, जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करती है। जब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली की पहली भुजा AB जो नीचे की ओर धकेली गई थी अब ऊपर की ओर धकेली जाती है। ये सब क्यों होता है, किस विभक्त वलय के कारण होता है। जब उसमें विभक्त वलय जो है वो आपका ये कार्य करती है। ठीक है, तो जब वो नीचे की ओर धकेली गई थी, अब जब विभक्त वलय उसको टच करता है, जब उसका कार्य होता है तो वो AB जो है वो ऊपर की ओर धकेली जाती है। यानी कि जब वो नीचे थी अब वो ऊपर की ओर चली जाएगी।
कुंडली की दूसरी भुजा जो सीढ़ी होती है वो भी पहले ऊपर की ओर धकेली गई थी, अब नीचे की ओर धकेली जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत, जो पहले हुआ था वो अब उल्टा हो गया, नीचे की ओर धकेली जाए। इस प्रकार कुंडली व धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन पूरा कर लेती है, क्योंकि उसमें आधा घूर्णन होता है, ये चीज़ भी हमने आपको बता दिया है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता है। जब आधा घूर्णन हो जाता है तो विद्युत धारा का जो उत्क्रमित होता है विद्युत धारा, उसका क्रम दोहराता है, यानी कि ये क्रिया फिर से होती है, और जिससे कुंडली और धुरी का लगातार घूर्णन होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका विभक्त वलय का मोटर में जो कार्य होता है यही होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस देखे हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।